एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली के एलजी ने 437 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा अपॉइंट किए गए थे हेराफेरी मामले को लेकर के, और इसी के साथ आरआरटीएस में सहयोग नहीं करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाते हुए 3 साल के विज्ञापन का ब्यौरा भी मांग लिया। और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही है और जो विवाद चल रहा है ये कितना सही है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास समान है राजनीतिक विश्लेषक और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद। फिरोज बख्त अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ आपसे हमारा पहला सवाल है कि दिल्ली के एलजी ने 437 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जिनको अरविंद केजरीवाल ने अपॉइंट किया था हेराफेरी मामले को लेकर के, तो क्या इससे दिल्ली के एलजी और दिल्ली के सीएम के बीच का टकराव है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है जो सवाल आपने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फटकार लगाई है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने जो भी उनके चहीते थे, उनके चाहने वाले थे, उन सबको जो है इस तरीके से नौकरी पे रखा था कि किसी को एडवाइजर बना लिया, किसी को कुछ बना लिया, किसी को मीडिया में रख लिया, किसी को किसी चीज के लिए रख लिया। मतलब गर्ज ये कि उन्होंने कई 100 लोगों को जो है नौकरी दी, और ये सारा जो एक्सचेकर है, जो सारा पैसा है, ये गरीब लोगों का, दिल्ली के जो गरीब लोग जो टैक्स देते हैं, और ये पैसा जो है ये बिल्कुल फजूल जा रहा था। और ऐसे लोग हैं कि जो क्वालिफाइड नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशंस जब देखी गई तो ये बताया गया कि वो बिल्कुल बिल्कुल फेक लोग थे। तो इस तरीके से मतलब अपने लोगों को जो है उनको फायदा पहुंचाना एट द कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट मनी, मैं समझता हूँ गैर कानूनी भी है और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है, और जिसके लिए मेरे ख्याल से आगे भी जवाबदेही इनकी होगी। केजरीवाल साहब की जो काम सुप्रीम कोर्ट को करना था एलजी को, उन्होंने तो किया। अब केजरीवाल देखते हैं क्या करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और मैं आखिर में इस सवाल के जवाब को पूरा करता हूँ कि जो बेतहाशा पैसा उन्होंने उसमें लगाया है एडवर्टीजमेंट में। अच्छा, एडवर्टीजमेंट में अगर कोई सरकारी चीज है तो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि अपनी फोटो लगाएं और आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है झाड़ू लगाएं। कोई सरकारी एडवर्टीजमेंट होता है कि बच्चों को स्कूल भेजिए, तो उसी तरह से होता है, उसमें आप झाड़ू या अपनी फोटो नहीं लगा सकते। फिरोज बख्त अहमद जी, आरआरटीएस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाते हुए 3 साल के विज्ञापन का ब्यौरा मांग लिया है, तो ये कितना सही है? ये बिल्कुल सही है। अरे भाई देखिए, इफ यू आर अ मैन ऑफ एक्शन यू शुड नॉट बिलीव इन एडवर्टीजमेंट्स। आप आए दिन मतलब दिल्ली के लोग कहते हैं कि उनकी आंखें पक गई हैं, खराब हो गई हैं अरविंद केजरीवाल साहब की हर जगह फोटो देख के। टॉयलेट्स हैं, उन पे फोटो है उनके, कहीं कोई मतलब लाल बत्ती है तो वहाँ उनके फोटो है। मतलब जहाँ भी देखो अरविंद केजरीवाल के फोटो हर जगह नजर आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे चलता है, लेकिन ये क्या तरीका है? और ये मतलब सैकड़ों करोड़ों, मुझे पता नहीं सैकड़ों करोड़ है, हजारों करोड़ है, इन्होंने अपने राजकाज में जितने साल भी दिल्ली में रहे हैं, इन्होंने सारा पैसा उसमें बर्बाद किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका हिसाब किताब मांगा है, बिल्कुल सही हिसाब किताब मांगा है, क्योंकि दिल्ली की जो ज्यादातर जनता है जो उनको वोट देती है, या जो भी हैं अपनी लोग उसमें शामिल हैं, वो ऐसे लोग हैं कि उनका जो टैक्स का पैसा है उसको उन्होंने बर्बाद किया है उसमें एडवर्टीजमेंट में। और एडवर्टीजमेंट किसका? अपना चौखोटा, अपनी फोटो उसमें, और बाकी है कि झाड़ू का। तो ये चीज मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, और इसकी जवाबदेही होगी, और उनको जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल साहब को कि जो हार्ड अर्न मनी है गरीब लोगों की, झुग्गी वालों की, कि जिनके पास पूरा पैसा नहीं है, बिजली के जो मीटर का उनका आता है, तो उसका पैसा इन्होंने किस तरीके से बर्बाद किया है एडवर्टीजमेंट्स में। जी, फिरोज बख्त अहमद जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जो 1900 आप लगा लीजिए कि 49 से ये हैंगओवर में है। इसको लागू हो जाना चाहिए था,
लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको कायदे से लागू नहीं किया। पंडित नेहरू ने हिंदू कोड बिल बना दिया, हिंदू मैरिज बिल बना दिया 1956 में, ठीक है। लेकिन जब मुस्लिम कोड बिल बनाने की बात आई तो उन्होंने ये कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करेंगे। वही जैसे उन्होंने 371 का किया था कि किसते सब हो ही जाएगा। उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी बुरा मानेगी। उनको चाहिए था मुस्लिम कम्युनिटी से बात करते कि भाई मैं इस तरह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहा हूँ, मुस्लिम कोड बनाना चाह रहा हूँ और आप अपनी राय दीजिए। जैसे इंडियन लॉ कमीशन सबसे राय मांग रहा है, ठीक है। और उसमें जो खराबा पैदा कर रहे हैं ये जो AIMPLB के लोग हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जो लोग हैं या और भी कई पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, दे हैव मेड इंडिया डिवाइडेड नेशन। तो पूरा डिवाइडेड हाउस इंडिया का बना दिया पर्सनल लॉ ने। या मेजोरिटी माइनॉरिटी का जो सिस्टम है, इन चीजों से बचना चाहिए। और जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हर कंट्री में, चलिए कुछ लोग ये कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी इमेज टारगेट की जा रही है। मुसलमानों को तो जो टारगेट करते हैं, टारगेट करते हैं उनकी इमेज, वो तो मतलब ये है कि ये विपक्षी लोग करते हैं या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे लोग करते हैं, या वो लोग करते हैं जो स्वयंभू धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों के नेता हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर देश का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 56 मुस्लिम देश हैं, उनका अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सब मानते हैं। और आखिर में कहना चाहूंगा विधि जी कि जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, एक तो ये सबकी राय से बनेगा। सब तकरीबन 20 लाख लोगों ने अपनी राय दे दी है और इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो किसी धर्म के खिलाफ होगी। ना तो इस्लाम के ऊपर कोई आंच आएगी, ना क्रिश्चियनिटी पे कोई आंच आएगी, ना हिंदुइज्म पे कोई आंच आएगी। किसी भी धर्म पे कोई आंच आने वाली नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो पारसी लोग हो, बौद्ध हो या जैन हो। लेकिन एक ऐसा परसेप्शन बना दिया गया है कि अरे हाय यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो मुसलमान खत्म हो जाएंगे, घर वापसी हो जाएगी, इस्लाम खत्म हो जाएगा। ऐसा सब कुछ नहीं है। इस्लाम को कोई खत्म नहीं कर सकता, ना मुसलमान खत्म होंगे, उनको देखने वाला अल्लाह है। लेकिन जो लोग ये गलत परसेप्शन बना रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो थोड़े दिन में यानी थोड़े सालों में या चंद 100 सालों में इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस चीज से बचना चाहिए मुसलमानों को भी और आम इंसान को भी। जी फिरोज अहमद, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी नेता शफीकुल बर्क रहमान साहब का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर यूसी अगर आता है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कहीं के इससे मुल्क की तरक्की रुकेगी और साथ ही हिंदू मुसलमान के बंटवारे की राजनीति भी तेज हो जाएगी। देखिए, शफीकुर रहमान साहब बहुत आलिम व फाजिल हैं, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत सीनियर मोस्ट शायद पार्लियामेंटेरियन होंगे आज की तारीख में। लेकिन जिस तरह की वो बातें करते हैं उन्हें गैर जिम्मेदाराना बातें हैं और मुस्लिम कौम को वो समझ जाइए कि लटकाते झटकाते भटकाते और भड़काते रहते हैं। वो जो उनका बयान है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे, हम अपने उलेमा की बात मानेंगे, अपने जो हमारे आइमा हजरात हैं उनकी बात मानेंगे, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान ना तो शरिया से चलेगा, ना ही सनातन धर्म से चलेगा। हिंदुस्तान अब तक जो चल रहा है वो B.R. अम्बेडकर के दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक लॉ कानून के हिसाब से चल रहा है, आगे भी ऐसे चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इसमें इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से पारसी से कोई लेना देना नहीं है। ये कानून है। और मुसलमानों में भी देखिए, अगर किसी घर में चोरी होती है तो दारुल कज़ा नहीं जाता, वो जो है वो जाता है पुलिस थाने में, ठीक है। इसी तरह से कोई और बात हो जाती है तो उसकी दुकान पर कब्जा कर लेता है तो वो हिंदुस्तान की अदालत में जाता है, दारुल कज़ा में शरिया अदालत में नहीं जाता। तो ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। हाँ, इस यूनिफॉर्मिटी में मुश्किलें जरूर आएंगी। इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो अलग अलग चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट जो टेनेट्स हैं किसी भी रिलीजन के, उनको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। जी फिरोज अहमद, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।